अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको 9th क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ गज़ल। अगरचे ये 9th क्लास के लिए, लेकिन ये 10th क्लास के लिए भी बहुत अहम क्वेश्चन है। तो गज़ल जो है, गज़ल किसको कहते हैं, तो हम आज इस पे रोशनी डालेंगे। तो कहते हैं कि गज़ल की इब्तिदा जो है कहाँ से शुरू हुई थी, अरब से ही शुरू हुई थी, लेकिन वहाँ से फिर ये ईरान में पहुँची। ईरान से फिर फ़ारसी मतलब इसके बाद फ़ारसी में इसकी बहुत मकबूलियत हुई। तो यानी कि फ़ारसी में इसकी बहुत तरक्की हुई। तो अरब में अगरचे ये इसकी इब्तिदा हुई, तो उसी हिसाब से हम कहेंगे अजरी नामी एक कबीला था अरब में, तो वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। तो गज़ल का लफ्ज़ जो है गज़ाल से निकला है, और गज़ाल का मतलब क्या है, हिरन को कहते हैं। तो कहते हैं जब एक शेर हिरन को पकड़ने लगता है तो उसकी तरफ भागता है, तो हिरन जब भागती है तो उसके गले से जो आवाज़ निकलती है उसी को, उस लम्हे जो आवाज़ निकलती है खोप से, उसी को कहते हैं गज़ल। तो गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल सनफ़ सखन है। प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं इसके बारे में कि इससे बजा तौर पर इसको उर्दू शायरी की आबरू कहा है। उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है? प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी ने। तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसके माना जो है लग़वी माना औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ये पुराने दौर में था कि औरतों के बारे में ही, उनके हुस्न व इश्क के बारे में ही बातें होती थी। यानी इसमें मौजू क्या होता था, हुस्न व इश्क की बातें ही इसमें दर्ज होती थी। लेकिन जब वक्त बदलने लगा, तब्दीली आ गई, वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें भी तब्दीली आई। गज़ल में ही नहीं बल्कि नज़म में भी और दास्तान पर भी इसका असर पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे मौजू दर्ज होते गए, चाहे वो समाजी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे फ़लसफ़ियाना ख़यालात हो। तो इसमें हर तरह के मौजू इसमें दर्ज होते गए। गज़ल में कम अज़ कम क्या होता है, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार तक होते हैं गज़लें, मिसरे। गज़ल के हर मिसरे में क्या होता है, अलग अलग मौजू होता है। अगर नज़म जो है, नज़म में एक ही मौजू होता है, तो उसी मौजू पर एक ही उन्वान के तहत तो वहाँ पे उसी के बारे में पूरी नज़म कही जाती है। लेकिन गज़ल में क्या होता है, अलग अलग हर मिसरे के बाद मौजू चेंज होता है, मौजू तब्दील होता है, तो हर मिसरे में अलग अलग मौजू होता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कैद नहीं है, उसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। अब इसके गज़ल के अज्जा जो है, पहला जो है मतला। तो मतला किसको कहते हैं? मतला उसको कहते हैं, गज़ल का पहला मिसरा जो होता है उसको मतला कहते हैं। उसी में रदीफ और काफिया होता है। मगर कोई शायर ऐसा होता है मोड़ के हिसाब से वो देता नहीं है। कोई शायर ऐसा होता है पहले उनकी 3 गज़लें होती, पहले 2 गज़लों में नहीं देता है, फिर तीसरी वाली गज़ल में पहला मिसरा जो होता है उसमें मतला होता है। फिर मक्ता। मक्ता का मतलब है जिसमें शायर आखिर पर अपना मुख्तसरन नाम जो है, तखल्लुस जो है वो देता है उस मिसरे में, उसको कहते हैं मक्ता। हम काफिया हुआ जिसमें एक ही मतलब लिखने में अलग अलग हो, जैसे लाजवाब, जवाब, इसमें बे की आवाज निकली, यकसा आवाज, तो उसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज। लिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं आवाज एक ही निकलती है आखिर पर, उसको हम काफिया लफ्ज कहते हैं। हम काफी के बाद जो लफ्ज बार बार आए उसको कहते हैं रदीफ। फिर गज़ल की ज़मीन। गज़ल की ज़मीन किसको कहते हैं? गज़ल की ज़मीन उसको कहते हैं जिसमें हम काफिया लफ्ज हो, रदीफ हो और बहर हो। बहर का मतलब है वज़न। दूसरा बहर हुआ समंदर, लेकिन गज़ल के हिसाब से बहर जो है वज़न कहा जाता है, जिसमें वो मतलब जो बातें होंगी उसमें वज़न होना चाहिए। तो गज़ल
غزل کی زمین اس کو کہتے ہیں جس میں ہم قافیہ ردیف اور بحر ہو، اس کو غزل کی زمین کہتے ہیں۔ شاہ بیت ہوا سب سے اچھا شعر جو ہوتا ہے، اس کو شاہ بیت کہتے ہیں۔ دو غزلہ اور سہ غزلہ، اگر دو مصرے، اگر ایک غزل میں دو مصروں میں ایک ہی بات کہی گئی ہو، ایک ہی موضوع ہو، تو پہلا والا ہوتا ہے دو غزلہ، دوسرے والے کو کہتے ہیں سہ غزلہ۔ حسن مطلع ہوا جس میں اس میں بھی جو اچھا شعر ہوگا اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ سنت تالا کا مطلب ہے جس میں شاعر اپنی ہی تعریف پر کوئی مصرع لکھے، خود اپنی تعریف کرے بڑھا چڑھا کر، تو اس کو سنت تالا کہتے ہیں۔ پھر ہے سنت تضاد کا مطلب ہے جس میں شاعر اپوزٹ لفظ لائے، یعنی کہ متضاد، یعنی زمین اور آسمان، تو یہ اپوزٹ لفظ متضاد الفاظ جب آپ دیکھو گے کسی مصرے میں، اس کو سنت تضاد کہتے ہیں۔ سنت تلمیہ ہوا جس میں کسی مصرے میں پرانے دور کا ذکر کیا جائے غزل میں، اس کو سنت تلمیہ کہتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا آج اس پہ تھوڑا سا میں نے سمجھایا آپ کو غزل کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو تھوڑا سا یہ جو میں نے سمجھایا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، تب تک خدا حافظ۔